हाय एवरीवन। तो बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड प्रेशर क्या है, प्लेटलेट्स कैसे काम करती हैं और लिम्फ क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर, रक्तचाप से, रक्त दबाव से। रक्त दाब क्या होता है इसके बारे में अभी बात करते हैं। उससे पहले तुम ये डायग्राम देखो। देखो ये एक आर्टरी है, ठीक है। तो मैं आर्टरी पता, आर्टरी होती क्या है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ ले जाए, वो क्या होती है? आर्टरी होती है, ठीक है। इसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, केवल केवल है। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो बात हम, ये है पहला डायग्राम जो आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है दूसरा डायग्राम। आप कभी डॉक्टर के पास गए हों तो कभी आपके रिलेशन में, या आपने कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया हो, तो एक साइड बालून रहता है और एक साइड ऐसे थर्मामीटर का एक स्केल रहता है जिस पे रीडिंग्स होती हैं 120, 80, 0 से लेके और बहुत ऊपर तक होती हैं रीडिंग्स। तो इससे जैसे यहाँ पे डॉक्टर इस बालून को कंप्रेस करता रहता है, तो एक स्टेज ऐसी आती है जब उससे ज़्यादा वो कंप्रेस नहीं कर पाता, और यहाँ पे जो रीडिंग आती हैं और लिख देता है वो उन रीडिंग्स को, जितनी भी आती हैं उनको लिख देता है, ठीक है। ओके। तो ये सिस्टम आपने कभी देखा हो? ये जो अभी यहाँ पे हम देख रहे हो ना, इसको, इस डिवाइस का नाम है सिफिग्नो मैनोमीटर, ठीक है। तो ये हमने इस डायग्राम का ओवरव्यू देखा। हम इसको और ढंग से जानेंगे। आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे डॉक्टर कई बार स्टेथोस्कोप से ये भी चेक करता है ऑडिबल है कि नहीं, साउंड्स ऑडिबल इन स्टेथोस्कोप, कि रीडिंग कितनी जा रही है, साउंड कैसे है, क्या है, साउंड कब स्टॉप होएगी, हम उस रीडिंग को भी नोट कर लेंगे। तो ये जो डिवाइस लगी है इसका नाम स्फेग्नो मैनोमीटर है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम। तो ठीक है, ये जनरल सी बात देख ली हमने। जानते हैं ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक है। द फोर्स दैट ब्लड exerts अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेजल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। देखो ये ब्लड वेजल है और ये ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये ब्लड के मॉलिक्यूल, ये ब्लड है, ठीक है। तो इन वॉल्स पे जितना ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, जो ब्लड इन वॉल्स पे जितना ज़्यादा जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसे हम कहते हैं ब्लड वेजल्स, इसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे हम आर्टरी ब्लड वेजल्स की बात कर रहे हैं या वेंस की? तो ध्यान रखना, आर्टरी पे ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, आर्टरीज पे, ओके। तो इसी संदर्भ में अब अगली एक बात लिखी है, दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। अगर मैं इस प्रेशर को ओवरऑल देखूं पूरी ब्लड वेजल्स में, आर्टरीज और वेन्स में, तो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता। आप पूछेंगे कि अब प्रश्न उठता है इसका रीज़न क्या, कारण क्या है? तो आप पिछले प्रीवियस क्लासेस में पढ़े कि जो आर्टरीज होती हैं उनका डायमीटर कम होता है, वो थिक होती हैं, थिकर होती हैं, ठीक है। ज़्यादा मोटी होती हैं तो डायमीटर इनका कम होता है, ये स्पेस कम होता है। और जो वेंस होती हैं उनका डायमीटर ज़्यादा होता है, वो थिन होती हैं। अब इसमें तो आपको पता है, ये देख लीजिए, मैं बना रहा हूँ छोटा सा डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए ब्लड का प्रेशर बहुत कम रहेगा क्योंकि डायमीटर ज़्यादा है। अब ये जब इतनी कम उसमें जाएगा डायमीटर में, इस एरिया में, तो आपको पता है यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लाइन लिखी हुई है, और लाइन क्या कहती है कि दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। अब बड़ी मुद्दे की बात आई है, देखो जब कभी वेंट्रिकल्स, आपको पता है हर 4 चैम्बर होता है, ऊपरले वाले क्या होते हैं, राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम, और निचले वाले क्या होते हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो वेंट्रिकल, यहाँ ध्यान रखना, अब क्या है कि ब्लड अब नीचे आ रहा है, ठीक है, ब्लड अब ऑर्गन्स को जा रहा है। तो उस दौरान आप देखेंगे क्या, यहाँ से जैसे वेंट्रिकल में आर्ट्रियम से आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो इस प्रेशर को हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कितना प्रेशर है, कैसे आ रहा है। तो जब कभी ब्लड ये कांटेक्ट हो जाए, वेंट्रिकल्स कांटेक्ट हो जाएं, अब जब ये कांटेक्ट होगी जब ही तो ब्लड का प्रेशर आगे की तरफ बढ़ेगा ना,
कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो जैसे इस हार्ट चैम्बर के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और अभी एक दबाव है तो इसको क्या कह दिया, सिस्टोलिक प्रेशर। सिंपल बात, एक बात समझ में आई। तो जब आर्टरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल करते हैं, यानी कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अब सिस्टोल का उल्टा कर दो, ठीक है, ये डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन। आप एक शब्द ध्यान रखो, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब क्या, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब क्या, अब एरिया बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन पे तो चीज़ें श्रिंक हो रही हैं, ठीक है। और डायस्टोल में, रिलैक्सेशन में क्या होगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे, तो तब जो वॉल्स पे जो प्रेशर लगेगा उसे हम कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब सुनो, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm Hg। अब आपको क्लियर पता चल गया होगा कि प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ चीज़ें नैरो होंगी, जहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा। और कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है, सिस्टोल में होता है। तो देखो वैल्यू आती है यहाँ पे 120। डायस्टोल में रिलैक्सेशन होता है तो डायमीटर ज़्यादा हो गया ये, ठीक है, रिलैक्सेशन है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाती है, 80 mm Hg। समझ में आया तुमको। ये जो स्केल्स है ना, जो स्फिग्नोमेनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है, इस पे ये रीडिंग आ रही, इस पे ये रीडिंग आ रही, यहाँ 80, यहाँ 120, ठीक है। तो डॉक्टर पता है लिखता क्या है, कभी आपने गौर किया होगा मेडिकल रिपोर्ट पे, वो लिखता 120/80। जो ऊपरली वाला जो ये है 120 फिगर है, ये दिखाता है सिस्टोलिक, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोलिक प्रेशर। और जो निचले वाला है रिलैक्सेशन का, ये है डायस्टोलिक प्रेशर। इतना आया आपको समझ में, ठीक है। तो ये हैं दो मुद्दे की बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अब कई बार आपने सुना होगा सर उसका ब्लड प्रेशर बीपी हाई हो गया, किसी का लो हो गया, तो 120/80 हाई कब होगा, जब ये वैल्यू बढ़ने लगेंगी, ठीक है, बढ़ने लगेंगी। कोई कह दे 140/100 तो बीपी मैं कहूँगा कि ज़्यादा उसका। कोई कहने लग जाए कि 100/60, आप कहेंगे सर ये तो बीपी उसका लो जा रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, बीपी हाई जा रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा डॉक्टर कहता है कई बार। तो अब चलते हैं अगली बात पे हम। तो जो ब्लड प्रेशर है उसे मेजर करने के लिए जो अभी तुम डायग्राम में देख रहे थे, ये क्या है, स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है, इस डिवाइस का नाम। अब हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं और इट इज़ कोज्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टियल्स। और सिंपल सी बात है, हाई ब्लड प्रेशर कब होगा, जब आर्टियल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो उससे ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जो खून का फ्लो है, जो उसकी तीव्रता है, तारम्यता है, वो क्या हो जाएगी, रेजिस्ट हो जाएगी, रेजिस्ट होके बढ़ने लगेगी, रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, इसलिए तो हाइपरटेंशन कह दिया। और अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो भाई साहब आर्टरीज पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, वो फट भी सकती हैं, रप्चर हो सकती हैं, ठीक है, और टूटने के साथ साथ इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो हाई बीपी के पेशेंट के साथ ये समस्या हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है, क्योंकि पूरा दाब कहाँ पे बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, किस पे, आर्टरीज पे, और तो आर्टरी रप्चर हो सकती है भाई साहब, वो इलास्टिक ही तो हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट किसका, ये है ब्लड प्रेशर का। आगे हम बात करेंगे ब्लड वेजल्स की। तो चलिए ब्लड वेजल्स की हम बात करते हैं। आर्टरीज आर द वेजल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो हार्ट से ब्लड को कहाँ ले जाए, ऑर्गन्स तक। आर्टरी, आर्टरी आ जाओ, है ना, ऑर्गन्स तक ब्लड आ जाए, उसके लिए कौन है, हार्ट से लेके ऑर्गन तक के बीच में जो कनेक्शन है वो किसका है, आर्टरीज का है, सिंपल। अब देखो, सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। अब देखो, जब वेंट्रिकल्स की बात करते हैं तो वेंट्रिकल से नीचे, जब अभी वेंट्रिकल से आगे जब ब्लड जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे की तरफ, तो एक समस्या होगी, प्रेशर बहुत तेज़ी के साथ भगेगा, है ना, क्योंकि खून का एक दाब होगा तो तेज़ प्रेशर होगा। यही बात लेके हुई है कि हाई प्रेशर होएगा जब ब्लड इमर्ज होगा
हार्ट से निकलेगा की तरफ। तो प्रकृति ने क्या दिया आपको, आपके आर्टरीज को थिक बनाया है, इलास्टिक बनाया है। वो इतनी रिजिड भी नहीं है कि फट जाए बहुत जल्दी, थिक भी बनाया है, इसलिए इलास्टिक बनाया है। अब ये तो हो गया आर्टरीज की बात करते हैं वेंस की। वेंस क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से और फिर कहाँ पहुँचाती हैं, हार्ट तक पहुँचाती हैं। सिंपल बात, एक जगह पे क्या चल रहा है, आर्टरीज ऑर्गन्स तक, और एक जगह पे ऑर्गन से हार्ट तक वेंस ले जा रही हैं। तो पूरा सिस्टम आपके शरीर में ऐसे चल रहा है, ठीक है। प्योर इम्प्योर ब्लड दोनों को दोनों सेपरेट है, ठीक है। आपको पता है वेंस क्या कलेक्ट करती हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, पढ़ाया है मैंने। तो वेंस कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, थिक वॉल की जरूरत नहीं है उन्हें, बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। भाई प्रेशर वहाँ होता नहीं, क्योंकि ऑर्गन्स से अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाने का काम वेंस का है, प्रेशर यहाँ होता नहीं है इतना। कि हार्ट थोड़ी ना, हार्ट तो पंप करता हो, तो इतना ऐसी मशीन है जो पंपिंग करती है। इतना आया समझ को दोनों बातें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, थिक वॉल्स नहीं होती हैं इसलिए। तो कई बार ये क्वेश्चन, कई बार नहीं एक दो बार CBSE में क्वेश्चन भी पूछा है कि आप ये बताइए आर्टरीज थिक वॉल क्यों और वेंस थिन वॉल क्यों। तो ये आपको कंसेप्ट उसमें लिख देने का है, ठीक है। इंस्टेड दे हैव वॉल्व्स, इसके बावजूद उनमें क्या होती हैं, वॉल्व्स होती हैं, दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। अब देखो ब्लड कहीं उल्टा भी ना आ जाए, तो उसके लिए वॉल्व्स भी हैं उनके अंदर, ठीक है। उनको अपवार्ड डायरेक्शन बढ़ा पाए, बैकवर्ड ना आ पाए। तो प्रकृति ने आपको दिया है, और बायोलॉजी को रटने की चीज़ नहीं है। कई बार हम कहते हैं यार बायोलॉजी, अरे समझो आपका विज्ञान है वो, आपकी बायोलॉजी है सारी, है ना। तो अब आगे देखो, on reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells। बड़ी मज़े की बात अब लिखी गई है यहाँ पे। अब ऑर्गन और टिश्यू तक, हर एक ऑर्गन और टिश्यू तक अब ये आर्टरी जैसे ही रीच करेंगी, पहुँच उनकी बनेगी, तो आर्टरी स्मॉलर ब्लड वेजल्स में, ऐसी छोटी छोटी ब्लड वेजल्स में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। अब इनका कारण क्या है, ताकि वो रीच को वहाँ पे ज़्यादा बढ़ा पाएँ, ब्लड ज़्यादा वहाँ पे आ पाए, हर एक सेल तक पहुँच पाए, ठीक है। तो ऐसे वो डिवाइड होकर स्मॉलर ब्लड वेजल्स का निर्माण कर लेती हैं, डिवाइड हो जाती है आर्टरी स्मॉल ब्लड वेजल्स में, जिससे कि कांटेक्ट में आ पाए हर एक इंडिविजुअल सेल तक। अब देखो, अब ऐसे रहेंगे तो देखो हर एक सेल तक उनकी पहुँच बढ़ जाएगी, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। प्रकृति में कोई भी चीज़ बिना किसी कारण के नहीं होती, ठीक है। अब मुद्दे की आगे बात लिखी है, जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स होती हैं, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स हैव वॉल्स विच आर वन सेल थिक, वो थोड़ी मोटी वन सेल थिक होती हैं, एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। उन्हें क्या कहा जाता है, कैपिलरीज कहा जाता है। अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस इट्स थिन वॉल, ठीक है। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना, इनसे ही मटेरियल का एक्सचेंज होता है ब्लड और सराउंडिंग सेल्स का, ठीक है। ये रही आर्टरीज, यहाँ पे पहुँचा ब्लड और ये सेल्स तक पहुँच गया। तो ये एक जो चैनल है वो है कैपिलरीज का, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल, ये है कैपिलरीज थिन वॉल। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स एंड कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द टिश्यू और ऑर्गन। अब ये बात बिल्कुल बड़ी जाहिर सी बात है, ये रहा कैपिलरीज का जाला, ठीक है। एक्सचेंज कर दिया ब्लड, ये था ब्लड, ये था सराउंडिंग, उनका एक्सचेंज हो गया। अब आगे भी जब वेंस तक इनकी पहुंच बन जाएगी, तो ये कैपिलरीज का ही पूरा समूह है जो वेंस को भी ऐसे जोड़े रखेगा। तो जाहिर सी बात है आर्टरीज, वेंस और ये बीच में क्या है, कैपिलरीज। इतना समझ में आया। अंतिम बात इसी बात की तरफ इशारा कर रही है, और ऐसा ही होता है, इशारा सही है ये, ठीक है। तो चलो भैया, अब प्लेटलेट्स का एक बहुत ही अच्छा फंक्शन देख लेते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो अब एक बहुत ही बड़ा विज्ञान छुपा है प्लेटलेट्स के अंदर, उसको हम जानते हैं। प्लेटलेट्स के द्वारा मेंटेनेंस कैसे होता है, ठीक है। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स।
व्हाट हैपन्स इफ़ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप ए लीक। ये बताइए अगर इस ट्यूब में, इस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स में लीकेज हो जाए, यहाँ से टूट जाए, रप्चर हो जाए, तो क्या होगा। थिंक अबाउट द सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। आप उस कंडीशन, आप ऐसी परिस्थितियों का भी अंदाज़ा लगाइए जब आपका ब्लीडिंग जब आप इंजर हो जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है। आप क्या देखते हैं, नेचुरल द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज। तो हमारे सिस्टम को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो ब्लड का लॉस हो रहा है ना, उसको रोका जाए। ठीक है। इन एडिशन, इसके साथ साथ लीकेज वुड लीड टू ए लॉस ऑफ प्रेशर। भाई साहब, अब लीकेज अगर हो गया, अगर ये मिनिमाइज नहीं किया गया ब्लड का लॉस, और लीकेज भी बढ़ता गया, तो आपके शरीर में ब्लड का जो प्रेशर है कम हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रेशर हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, अब हार्ट की एफिशिएंसी घट जाएगी, विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम, यानी कि हार्ट। समझ रहे हैं आप लोग। भाई एक पाइप थी, उसमें लीकेज हो गया, आपका यहाँ मोटर है, तो उसकी एफिशिएंसी तो घट ही रहेगी। यहाँ पर पानी पहुँचाना था, नहीं पहुँच पा रहा लीकेज की वजह से, तो बड़ी समस्या आ जाएगी, है ना। तो ये जो पंपिंग सिस्टम है, ये भली भांति एफिशिएंटली काम कर पाए, इस पूरे के पूरे चीज़ को बनाने के लिए हमारे शरीर में के एक सेल हैं ब्लड, हमारे ब्लड सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं प्लेटलेट सेल्स। ये प्लेटलेट सेल सर्कुलेट करती हैं ब्लड के चारों तरफ अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट्स ऑफ इंजरी। देखो क्या बात है, ये थी ब्लड वेजल, टूट गई किसी प्रेशर से, कोई दिक्कत हो गया, इंजरी से ब्लीडिंग हो गया। अब सुनो, अब इस लीकेज को रोकने के लिए प्रकृति ने आपको क्या दिया है, प्लेटलेट्स दिया है। बड़ी मुद्दे की बात है कि मज़ेदार बात लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और क्या मुद्दे चल रहे हैं देखो बिल्कुल गहराई में झांक कर। तो लीकेज को ये रिपेयर कर देता है, यानी कि रिपेयर करना इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। भाई अंदर से ब्लड वेजल टूट गई, इंजरी से टूट गई, अब इस लीकेज को रोकने के लिए क्या है, प्लेटलेट्स हैं, वो क्लॉट बनाएंगे, क्लॉट द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी, और वहाँ पे ऐसी लेयर बना देंगी जिससे कि लीकेज ना हो। ठीक है, उस प्लग को ही उसको प्लग कर देंगे उस लीक को ही। ठीक है, तो ये है मामला। अब हम बात करते हैं, जैसे हम खून है, रक्त है, ठीक है, ब्लड है, ऐसे ही क्या है, लिम्फ है, एक और लिक्विड है, फ्लूइड है, जिसको हम कहते हैं लिम्फ। अब देखो इसके बारे में क्या कहती है एनसीईआरटी। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा नहीं है कि ब्लड ही ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है आपके शरीर में, इसके अलावा लिम्फ भी है। तो ब्लड के अलावा एक दूसरा जो फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व रहता है, उसको हम कहते हैं लिम्फ। और लिम्फ का दूसरा नाम है टिश्यू फ्लूइड, यानी कि टिश्यू का फ्लूइड, टिश्यू के अंदर का फ्लूइड। ठीक है, बात समझ में आई तुमको, टिश्यू फ्लूइड भी इसका कहते हैं। अब देखो, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स इज केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यूज टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। देखो क्या है निचोड़, क्या है जीस्ट, निचोड़ देखो मित्रों। जो कैपिलरीज होती हैं उनमें पोर्स होते हैं, भाई साहब बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आर्टरीज और वेंस का जो कनेक्शन है बीच में, यहाँ पोर्स के कारण है, यहाँ पे ऐसे छिद्र हैं। तो देखो अब इन छिद्रों से भी, इन छिद्रों का भी एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, जो ये छिद्र कैपिलरीज में होती हैं, जो ये पोर्स वॉल्स कैपिलरीज की वॉल्स में होती हैं, इनसे कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन, कुछ ब्लड सेल्स निकल के ईस्केप होके बाहर निकल के कहाँ जाती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाती हैं टिश्यूज़ के में। और टिश्यूज़ के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाएंगे, ये एक सेल है, ये एक सेल, और बीच का स्पेस क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, और ये पूरा क्या है, टिश्यू है। तो इन टिश्यूज़ में क्या होने लगता है, टिश्यू फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाता है, लिम्फ आ जाता है। बड़ा काम का होता है लिम्फ भी, बहुत सारे काम हैं इसके। जैसे मैं बता दूं आपको, एक्सेस फ्लूइड को ब्लड में पहुंचाना, ठीक है, फैट का डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, बहुत अच्छा काम है। ठीक है, ये सारे काम हैं इस लिम्फ के, पढ़ेंगे अभी और। तो होता क्या है, लिम्फ है कलरलेस, लिम्फ है कलरलेस, जबकि ब्लड का, उसके अंदर हीमोग्लोबिन, तो उसके कारण आयरन है, सारा कुछ, तो ये रेडिश कलर है ब्लड का, हीमोग्लोबिन का, लेकिन ये क्या है, कलरलेस है।
और ये बहुत ही कम प्रोटीन को कंटेन करता है। प्रोटीन है लेकिन कम है, ठीक है, लिम्फ में। अब लिम्फ करता क्या, लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। जैसे ब्लड कैपिलरीज होती हैं ऐसी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं। लिम्फ उनमें चला जाता है, ड्रेन हो जाता है। जैसे ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, किसी शहर की गंदगी अगर एक जगह फेंकनी हो तो ड्रेनेज सिस्टम होता है, ऐसे क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज में लिम्फ ड्रेन हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस। ये था इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है भाई, ये रहा लिम्फ। अब ये यहाँ लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, ओके। तो ये जो एक्सेस चीज़ है यहाँ पे भी चली जाएंगी। अब देखो, विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेजल्स। ये लिम्फ कैपिलरीज क्या बना देती हैं, लिम्फ वेजल से बनाती हैं, दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स, और ये लार्जर वेन्स में कनेक्ट हो जाती हैं। सिंपल बात, ओके। अब ये लिम्फ क्या कैरी करती हैं, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को कैरी करती हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। देखो, ब्लड में किसी चीज़ की कमी ना पड़ जाए तो ये जो लिम्फ है उसके अंदर जो एक्सेस फ्लूइड है, ठीक है, ये ECS है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये है सेल्स, ठीक है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, जो इस स्पेस में जो ये एक्सेस भरा हुआ है लिक्विड फ्लूइड, इसको बैक कहाँ कर देती हैं, ब्लड में कर देती हैं। क्योंकि आपने पूरा सा मोटा मोटा देख लिया कि देखो भैया, जो लिम्फ है प्रोटीन है, थोड़ा प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स हैं इसके अंदर, ओके। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ गया, ठीक है। यहाँ से अब इसको ब्लड में बैक करने के लिए कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक कैपिलरी लिम्फ वेजल से जुड़ी हुई हैं, लिम्फ वेजल्स अल्टीमेटली ब्लड वेन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अपने माइंड में पूरा पिक्चर बना लो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहाँ पे है, ठीक है, सेल्स के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है ना। दूसरी बात, इंट्रा सेलुलर स्पेस टिश्यूज़ में, ओके। तो यहाँ पे जो एक्सेस फ्लूइड आया है, लिम्फ आया है, उसको अगर वापस करना तो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, फिर लिम्फ वेजल्स हैं, लिम्फ वेजल्स अल्टीमेटली ब्लड में बैक कर देती हैं चीज़ को, लार्जर वेन्स में ओपन हो जाती हैं। तो ये है मित्रों, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।